हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं हमने क्लास 6, 7 वगैरह की पूरी एनसीईआरटीज़ के सॉल्यूशंस कवर अप कर ली हैं। अब हम क्लास 8th की आपकी एनसीईआरटीज़ को कवर करके चलेंगे, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, पार्ट 3 है ये इसका। इसके समझ लिए पार्ट 1 पार्ट 2 हम बना चुके हैं पूरे। अगर कोई स्टूडेंट्स है जो कि क्लास 8th में हैं और वो 6, 7 की भी सुनना चाहता है, तो फ्रेंड्स वो फ्रीली प्लेलिस्ट उसकी बन चुकी है। आप लोग उसको आराम से देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं और आगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि जो भी हम एनसीईआरटीज़ हैं हम सब उसके क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करके चलते हैं। और जो भी एक बेसिक रीडिंग है फ्रेंड्स, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों ने वो सब लगा ली होगी और आपको एक बेसिक चैप्टर क्या कहना चाह रहा है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे हम सारे वो डिस्कस करके चलेंगे। अगर आपको लगता है कि सर आप चैप्टर की भी अंडरस्टैंडिंग करवा दीजिए, बता दीजिए कुछ, तो मैं उसके लिए भी फ्रेंड्स लेकर आ जाऊँगा। बट मैं आपसे अभी अभी के लिए फ्रेंड्स फ़िलहाल आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग उसको अपने हैंड पर पढ़िए और कोई दिक्कत होती है कुछ क्वेश्चंस वगैरह में तो वो मैं आपको सॉल्व करवा ही रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमने ये वाली बुक अपनी जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है क्लास 7th में जो आप लोगों ने पढ़ा था, ये कवर अप हो चुका है। अब जो हम लेकर चल रहे हैं वो आपका ये पार्ट 3 है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यूनिट 1 है। यूनिट 1 हमारी किस चीज़ से रिलेट करता है? तो फ्रेंड्स ये यूनिट 1 रिलेट करता है आपका किससे? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। अब आप ये फ्रेंड्स देख रहे होंगे ये सब आपके लोग कौन हैं। ये फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली, जो हमारी जिन लोगों ने इस संविधान को बनाया है, हमारी कंट्री का जिस संविधान से हम लोग सब गवर्न होते हैं। ठीक है ना। ये इन लोगों का सब आशीर्वाद है, इन लोगों की सब प्रेरणा है, जिसकी वजह से आज हम लोगों को इक्वलिटी के राइट्स, फ्रीडम के राइट्स, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें, जस्टिस वगैरह, जो भी सारी कंट्री फंक्शनिंग है वो सब इन्हीं लोगों के, जो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसी के बेसिस पर हम लोग आजकल काम करते हैं। ठीक है ना। तो इन्हीं को हम अपना मार्गदर्शन मानते हैं। ठीक है ना। इनमें से ही जो आप लोग जानते होंगे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी हैं, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बोला जाता था, जिन्होंने हमारा पूरा संविधान को कॉन्स्टिट्यूट करने में, बनाने में बहुत हमारी लोगों की सहायता करी थी। ठीक है ना। चलिए। तो फ्रेंड्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिलेगी इस क्लास में। ठीक है ना। आपको डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना, सेकुलरिज्म क्या होता है, पार्लियामेंट कैसे गवर्न करती है, लॉज कैसे बनते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है ना, कैसे कैसे लॉज होते हैं, कैसे जस्टिस अवेलेबल होती है, हम पूरी क्लास 8th की सीरीज़ में ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो जो लोग भी क्लास 8th में आ चुके हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह बनना चाहते हैं, वो भी इस वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस विद योर टीचर व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूटिव। जो इसमें एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूटिव, इसका क्या मतलब होता है? प्रोवाइड वन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ। ठीक है ना। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डील करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, कॉन्स्टिट्यूटिव का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है, आप लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है एसेंशियल। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी डेली लाइफ के लिए एसेंशियल होती है। ठीक है ना। वो उसके लिए मतलब आपको ऐसा नहीं कि भैया कोई लॉज ही बनाने पड़ेंगे, बट ऐसी ये तो क्वाइट अंडरस्टूड है कि भाई आपको मैन एंड वीमेन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये आपका कॉन्स्टिट्यूटिव है, ये आपका एसेंशियल वो राइट है। ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी, हमारी कंट्री कब इंडिपेंडेंट हुई थी फ्रेंड्स? 1947 में हुई थी। तो जब 1947 में आज़ाद हुई थी तो हमारे यहाँ पे आपको पता ही है डिफरेंट कल्चर्स हैं। ठीक है ना। डिफरेंट फेथ्स हैं, डिफरेंट रिलीजन है, जैसे कि आपको हिंदू पीपल्स मिल जाएंगे, आपको मुस्लिम्स मिल जाएंगे, आपको सिख्स मिल जाएंगे, आपको जैन मिल जाएंगे, ठीक है ना, आपको क्रिश्चियंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके की सारी जो डाइवर्सिटीज़ है, उन लोगों को सबको एक सूत्र में बांधने का जो काम करता है फ्रेंड्स, वो क्या काम करता है हमारा? ये कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। अब बोल रहा है कि वाई डिड द पीपल ऑफ नेपाल वांट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जो ऐसा क्या हो गया नेपाल में कि भाई नेपाल के लोगों को नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है कि जो नेपाल में था, नेपाल सबसे पहले एक मोनार्क था। मोनार्क
देश था। अब मोनार्क क्या होता है सर? मोनार्क का मतलब होता है जहाँ पर एक राजा का शासन होता है। जब एक राजा ही जो है सारे लॉज बनाता है, वो सारे डिसीजन लेता है, न्याय करता है, ठीक है ना। तो नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं थी, जो कि आप इंडिया में एक वर्ड चलता है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, जहाँ पर लोगों का शासन होता है। कि जब अब अभी आप जैसे मान लीजिए आप 14 से 15 ईयर्स की एज में होंगे, 3 साल बाद आपको भी वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। तो आप लोग अपने मन मुताबिक का अपना प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से जब आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपना प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर लोगों का शासन है, कोई राजा का शासन नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसी टर्म है जो मतलब मैंने आपको बताकर चली है, आपको क्वाइट अंडरस्टूड होना चाहिए था, बट अगर नहीं भी है तो कोई नहीं, जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं अपने पार्ट पर बताकर आपको चलूँगा, ठीक है। चलिए हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे डील कर लेते हैं। ये क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए आपका जैसे फ्रेंड्स क्लास मॉनिटर वगैरह होता है, अगर वो मिसयूज़ करता है, मान लीजिए कि भाई एक टीचर ने ठीक है ना अपॉइंट किया कि भाई आप जैसे मिस्टर एक्स जो हैं या वाई जो हैं वो कौन होंगे? हमारी क्लास के मॉनिटर होंगे, ठीक है ना। तो उसको इंश्योर करना होगा कि भाई किसी भी इनोसेंट पर्सन को आप या इनोसेंट स्टूडेंट को आप सज़ा नहीं देंगे, ठीक है ना। आप अपनी पावर्स का जो भी आपको है उसका अधिकार का मिस यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। जैसे कि अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, वो अपनी पावर का मिसयूज़ कैसे कर सकता है? आप लोग देखते ही हैं। तो जैसे मान लीजिए कहता है कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने से मना कर दिया, या फिर आपको आपके घर में सिक्योरिटी स्टाफ भेज के कह रहा है कि भैया आपको डरा रहा है, धमका रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके की अगर कोई चीज़ें करता है तो वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो अपनी मिसयूज़ कर रहा है पावर को, जो कि उसको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज़ इन द माइनॉरिटी इन दैट अबव स्टोरी बोर्ड? जो आपने एक अभी स्टोरी पढ़ी थी उसमें आपको क्या कौन लगता है कि माइनॉरिटी? माइनॉरिटी का मतलब होता है वो लोग जो कि कम हैं। जैसे मान लीजिए चाहे रिलीजन में कम हैं, चाहे कल्चर में कम है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उसमें देखते हैं कि जैसे खासी ट्राइब्स वगैरह हैं, ठीक है ना, वो लोग अपने माइनॉरिटी होते हैं। या फिर जैन्स कह लीजिए, आप बुद्धिज़्म कह लीजिए, जो ये रिलीजन फॉलो करते हैं ये अपने आप में माइनॉरिटीज़ में हैं। इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है। तो ये बेसिकली क्या कहना चाहता है कि भाई इन व्हाट वे इज़ दिस माइनॉरिटी बीइंग डोमिनेटेड बाय द डिसीजन? अब होता क्या फ्रेंड्स, ये तो माइनॉरिटी है, ठीक है ना, ये तो बहुत कम लोग हैं। अगर ये चाहें तो अपना कोई भी प्रतिनिधित्व, जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, अपना नहीं अपॉइंट कर पाते, क्योंकि इन लोगों की वोटिंग कम होती है, ठीक है ना। और जो मेजोरिटी होते हैं वही इन लोगों पर रूल करते हैं, वही इन लोगों के ऊपर डोमिनेट करते हैं। तो क्या ये होना उचित है या क्या होना ये ठीक है? आप मान लीजिए आप क्लास में ही ले लीजिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी ये क्लास है, ठीक है ना, उसमें मान लीजिए 14 तो गर्ल्स हैं और 28 लड़के हैं। तो अब क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये मेजॉरिटी है। तो ज़्यादातर कि भाई मान लीजिए आपका गेम्स का पीरियड हुआ तो लड़कियों ने कहा कि मैम हम बैडमिंटन खेलेंगे, लड़कों ने कहा कि नहीं मैम हम तो क्रिकेट खेलेंगे या हम बास्केटबॉल वगैरह खेलेंगे। तो क्या होता है फिर, जो मेजॉरिटी होता है उन्हीं का रूल प्रिवेल कर जाता है और वो गेम्स को प्ले कर लेते हैं और फिर गर्ल्स अपनी राइट से वंचित हो जाती हैं। तो इसी चीज़ को हम आज डिस्कस करके चलेंगे आपके साथ कि भाई ऐसा क्यों होता है, और अगर ये की चीज़ें होती हैं तो ये किस हद तक ठीक है और गलत है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आप लोग इस एग्जांपल को कोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हद तक मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, मेजॉरिटी रूल करती है ये बात ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको माइनॉरिटी वालों को भी अपने साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे तो भाई पूरे साल आप ये क्रिकेट वगैरह ही खेलते रहेंगे, पर कभी ना कभी आप लोगों को बैडमिंटन भी खेल लेना चाहिए, जिससे कि जो माइनॉरिटी है वो ग्रुप भी आपके साथ इंडल्ज हो सकेगा, आपके साथ घुल मिल सकेगा, ठीक है ना। चलिए हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है वाई वॉज द शबनम हैप्पी दैट शी हैड नॉट वॉच टीवी, वाट वुड हैव डन इन अ सिमिलर सिचुएशन? बोल रही है कि भाई एक शबनम जो लड़की थी उसने क्या करा था, टीवी नहीं देखा था। अब जब टीवी नहीं देखा था, क्यों नहीं टीवी देखा था? क्योंकि उसके पास टाइम की कमी थी और उतनी देर में उसने वो अपने लास्ट के 2 चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया। और अच्छी बात ये हुई कि टेस्ट जो हुआ था एग्जामिनेशन, उसमें उन्हीं लास्ट 2 चैप्टर से सारे क्वेश्चंस भी आ गए। अब जब उसी में से सारे क्वेश्चंस भी आ गए तो उसने अपना अटेम्प्ट अच्छे से दिया और उसको अच्छे मार्क्स उसने स्कोर करे, ठीक
ठीक है ना। तो यही आप इसमें एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक ही आपको टेबल दे रखी है, आप लोग देख रहे हैं, कहता है लेट अस रिकैप द रीजंस व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, रिकॉलिंग द कॉन्स्टिट्यूटिव रोल्स दैट यू हैव रीड अबाउट दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है ना। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए मैंने आपको नेपाल का एग्जाम्पल बताया, ठीक है ना। द पीपल ऑफ नेपाल एडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द सक्सेस ऑफ द पीपल्स मूवमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि भाई हमारे को लोकतंत्र चाहिए, हमारे को डेमोक्रेसी चाहिए। तो वहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके के आइडियल्स लेट डाउन करे गए और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। अगर आप अपने जनरल नॉलेज के लिए लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, 2015 में फ्रेंड्स वहाँ पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रखा है, सुरेश है द क्लास मॉनिटर है रॉन्गली पिक्स ऑन अनिल हिज क्लासमेट। ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी से उसकी रिवेंज दुश्मनी है या किसी अनिल उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसने क्या किया, अनिल के ऊपर ही दोष कर दिया कि मैम ये बोल रहा था या मैम ये कुछ शरारत कर रहा था, जबकि वो तो इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सुरेश ने अपनी पावर का मिसयूज किया है। थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, द गर्ल्स डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल बिकॉज द बॉयज आर इन द मेजोरिटी क्लास। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई आप माइनॉरिटीज़ को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आपको उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जब ही वो आप लोगों के साथ और एक सोसाइटी की बॉन्डिंग बन जाती है। लास्ट है आपका, शबनम ने डिसाइड किया था टू रिवाइज हर चैप्टर इंस्टेड ऑफ वाचिंग टीवी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने अपने एग्जाम में उसी के बेसिस पर सक्सेस भी मिली। ठीक है ना। चलिए, तो अब इसमें कुछ आप पढ़ सकते हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हमारे पास की फीचर्स दे रखे हैं, वो जब आप लोग पढ़ेंगे, ये फ्रेंड्स ये हमारे जो पर्सन हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी मैं आपको फर्स्ट पेज पे जब था डिस्कशन पे तो बात कर रहा था, ये कौन है, ये हमारे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और ये हमारे एक तरीके से फादर कहलाते हैं किसके, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। आप लोग इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है ना। और ये बहुत ही ग्रेट 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 इंसान थे। ठीक है ना। जिन्होंने इतना ह्यूमिलेशन सहकर, इन्होंने इतना सब कुछ सहकर हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसकी वजह से आपको आज इतने सारे राइट्स आपके पास अवेलेबल हैं और आप फ्रीडम के साथ इस कंट्री में जी पाते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से वोटिंग में अगर आप देख रहे हैं तो आप कि भाई वोटिंग में किस तरीके से लाइन लग रही है, इसी को कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक टर्म यूज़ होती है फ्रेंड्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है ना, कि भाई किसी भी तरीके की कोई मिसयूज़ नहीं कर रहा अपनी पावर को, सब लाइन में लग के, अब यहाँ पर कोई रिच है पुअर है, सब अपनी लाइन में लगकर वोट को एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई डिस्कस द कि भाई आप डिफरेंस बिटवीन बताइए स्टेट एंड गवर्नमेंट विद योर टीचर। अब फ्रेंड्स टीचर्स वगैरह से तो आप पूछेंगे जो भी है, पर मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। स्टेट का क्या मतलब होता है, स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन जो कि एक क्या करता है, डिफाइन करती है एक टेरिटरी। जैसे कि मान लीजिए आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो यूपी क्या है, एक स्टेट है। हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है। बिहार एक स्टेट है, जिसका वहाँ का एक अपना मुख्यमंत्री होता है, जो कि आप ही लोग उसको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्टेट। उसी तरीके से गवर्नमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो गवर्नमेंट होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है क्या बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए। जैसे कि डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट बनाना, इनकम टैक्स बनाना, जीएसटी बनाना, ये सब किसका अधिकार होता है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है, जो कि एक तरीके का पार्ट होती है किसका, स्टेट का। ठीक है ना, कि भाई हम ये कह सकते हैं कि स्टेट है, स्टेट के अंदर हमारी क्या आ जाती है, एक गवर्नमेंट आ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि राइट ऑफ इक्वलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, कल्चर एंड एजुकेशन राइट हो गया, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। अगर आपका इसका कोई भी इन सारे अधिकारों का, जो भी आपको 6 फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, अगर आप लोगों को इनके कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो आपके पास अधिकार होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट तक डायरेक्ट इसके पास जा सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है और मेरे फंडामेंटल राइट्स को आप एक्सरसाइज करवाइए।
कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज हो गई होगी तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। बट कोई नहीं, मैं आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। क्या बोलता है, विच फंडामेंटल राइट्स विल फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट। वायलेट का मतलब यह क्या होता है, वायलेट का मतलब होता है कि ये सारी चीज़ें, इनमें कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इफ़ अ 13-year-old चाइल्ड इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, आप एक 13 साल के बच्चे से, आप लोग की भी उम्र फ्रेंड्स 13-14 साल की उम्र है, अगर आप लोगों से कोई काम करवाता है फैक्ट्रीज़ वगैरह में, बीडीए बनवाता है या फिर पटाखे बनवाता है, तो क्या आपके ये अधिकारों का हनन हो रहा है और आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो इसका क्या मतलब है, ये आपके जो ये राइट है, राइट अगेंस्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस अधिकार का आपका हनन हो रहा है, क्योंकि आपसे फोर्स्ड लेबर इस तरीके से चीज़ें करवाई जा रही हैं, चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है। और इसमें स्पेसिफिकली मना करा हुआ है कि जो भी चिल्ड्रन 14 साल से कम उम्र का है उससे आप कोई भी काम इस तरीके का नहीं करवा सकते। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ अ पॉलिटिशियन इन वन स्टेट डिसाइड्स टू नॉट अलाउ लेबरर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स टू वर्क इन द स्टेट। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको मैं अधिकार बताता हूँ, राइट टू फ्रीडम। इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है आप देश के किसी भी कोने में, साउथ में, नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में, कहीं पर भी जाकर आप अपना काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का बिजनेस खोल सकते हैं, कहीं भी जाकर आप जॉब कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई इस तरीके से कोई रोकता है तो इसका मतलब क्या है, आपके जो राइट टू फ्रीडम है उसका आपका वायलेशन हो रहा है और वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, ये उसको ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन अ तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आप अपनी लैंग्वेज को, ठीक है ना, कि भाई तेलुगु लैंग्वेज होती है उसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक स्कूल खोलना चाहते हैं और आपको स्कूल नहीं खोलने दिया जा रहा। इसका क्या मतलब है, जो आपके कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है उसका वायलेशन हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जब वो कहता है कि आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं तो फिर आप हमारे को क्यों रोक रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं और आपको हमेशा के लिए आपको जस्टिस मिलेगा और आपको आपकी जीत मिलेगी। इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड्स नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स फॉर बीइंग अ वुमेन, कि भाई अब एक वीमेन होने के नाते आपको हम आर्मी ऑफिसर्स में ऑफिसर अपॉइंट नहीं करेंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, आप भेदभाव कर रहे हैं लड़का लड़की में। तो इस तरीके की प्रैक्टिस करना बिल्कुल बेकार है। इसमें आपके कौन से अधिकार का हनन हो रहा है, राइट टू इक्वलिटी का, जो बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किसके बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए हैं। अब आप लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स की अहमियत समझ में आती होगी। ठीक है ना, एक इसी तरह की टर्म एक सेकुलरिज्म है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आप लोगों ने बेसिक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग करी होगी तो आपको ये सब चीज़ें पता चली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेंशंस फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो राइट्स हैं उसके साथ साथ आपके पास कुछ ड्यूटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी गई है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके पास सारे अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है ना, उसके साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, कुछ कर्तव्य भी हैं जो आपको उसको पालन करना पड़ेगा, तभी आप एक एडुकेटेड सिटीज़न ऑफ द कंट्री कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं जो कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर कहते हैं तो हम डिस्कस कर लेंगे उसको, वैसे आई थिंक आप लोगों को पता होता है, मैं कुछ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको सोवेनिटी, हमारी कंट्री की सोवेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। आपको जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको रिस्पेक्ट करना है। ठीक है ना, आपको नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, जैसे पेड़ लगाना है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है ना, उसको इम्प्रूव करना है। आपको पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है उसको तोड़ना फोड़ना, जैसे आप देखते हैं कभी बसेस का जलाना वगैरह, इस तरीके के काम आपको नहीं करने हैं। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोली जाती हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट में कुछ एक्सरसाइज दे रखी है फ्रेंड्स, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। ये बेसिकली एनालाइजिंग होती है कि आपको चैप्टर की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लिख सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ना एक ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि हमारी कंट्री किस तरीके से रन करी जाएगी।
ठीक है ना। अब जैसे कि भाई कोई अपना मिसयूज़ ना करे पावर का, कोई डोमिनेंट ग्रुप है तो वो माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट ना करे, ठीक है ना, कि भाई कोई किसी के पास पावर कम है तो वो उसको डोमिनेट कर रहा है, तो इस तरीके की प्रैक्टिस हमारे को नहीं करनी। तो यही इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो एक बेसिक फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस नहीं होगी, और जब बेसिक फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस नहीं होगी तो हम लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स को अचीव करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब आपको ये एक दो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल का था जो पहले था, जहाँ पर किंगडम मेजेस्टी, मेजेस्टी का क्या मतलब होता है कि भाई सिर्फ राजा की ही जो महिमा थी वो चलती थी। अब आपका 2015 में मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, तो 2015 में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, और वहाँ पे अब एग्जीक्यूटिव पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इस तरीके से अब वहाँ पर रूलिंग चलती है। व्हाट इज द डिफरेंस इन टू एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर इन द अबव टू कॉन्स्टिट्यूशन? तो ठीक है ना भाई, आप ये लिख सकते हैं कि भाई पहले राजा का शासन होता था और अब लोगों का शासन है वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन इन द पावर ऑफ द इलेक्टेड। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने, आप लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पर 100 वोटर्स हैं, उन्होंने एक अपना इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया, मिस्टर एक्स को। अब मिस्टर एक्स को आपने चूज़ तो कर लिया, बट उसकी पावर के पास कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। अब इसका क्या मतलब हो गया कि जब उसकी पावर के पास कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो वो तो अपनी मनमार्जी तरीके से डिसीजन ले रहा है। कुछ डिसीजन ऐसा ले रहा है जो आपके लोगों के अगेंस्ट जाते हैं, आप लोगों के फेवर हित में नहीं है, ठीक है ना। या मान लीजिए आपके घर पे वाटर नहीं आ रहा, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, और आप लोग उसके पास जाते हैं कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, तो वो हमारे को ट्रीट ही नहीं करता। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है, इस तरीके की चीज़ें वो नहीं कर सकता। वो अपनी अथॉरिटी को जो हमने उसको दी है वो मिसयूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पास पावर है कि अगर आपने उसको इलेक्ट भी कर दिया है तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होंगे आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ 3-4 केस स्टडीज़ और दे रखी हैं। कहते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हर एक जो केस स्टडीज़ है उसमें आपको क्या करना है, अपना डिसीजन बताना है। आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटी कौन है। राइट वन रीज़न वाई यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ माइनॉरिटी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको व्यूज़ ऑफ माइनॉरिटी को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। पहला क्या है, इन अ स्कूल विद 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल। अब मान लीजिए कह रहा है कि भाई आपके स्कूल में 30 टीचर हैं जिसमें से 20 क्या हैं, मेल हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर 20 मेल है तो मतलब 10 आपकी फीमेल्स हो गई, और अगर 10 फीमेल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो फीमेल्स हैं वो फ्रेंड्स, जो फीमेल टीचर्स हैं वो क्या है, माइनॉरिटी में हैं, ठीक है ना। और वो क्या कर रही हैं, वो अपने व्यूज़ को रिस्पेक्ट या अपने इक्वलिटी के राइट को एक्सरसाइज करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब सेकंड है, इन अ सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, आपकी सिटी है जिसमें मान लीजिए 95% पब्लिक तो हिंदू की है और 5% पीपल बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हैं जो कि लॉर्ड बुद्धा को मानते हैं। तो क्या तो माइनॉरिटी में कौन हुआ फ्रेंड्स, माइनॉरिटी में कौन हुआ, माइनॉरिटी में हुआ आपके बुद्धिस्ट रिलीजन्स, जो कि एक रिलीजियस ग्रुप है, ठीक है ना। तो हमारे को उनके कल्चर को, उनके राइट्स को प्रिजर्व करके चलना है, ठीक है। कि ये नहीं कि भाई ये तो 5% ही हैं, ये तो कम हैं तो इनको हम डोमिनेट करेंगे, इनको हम मारेंगे वरेंगे, वो सब इस तरीके की हरकतें हम कुछ लोग नहीं करेंगे। इन अ फैक्ट्री मैस, अब एक फैक्ट्री है जहाँ पर खाना वाना बनता है मैस में, फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 80% आर वेजिटेरियंस। अब होता क्या फ्रेंड्स, मान लीजिए 80% लोग वेज खाते हैं, ठीक है ना। अब तो 20% कौन हो गए, 20% नॉन वेज खाने वाले हो गए। अब ये तो फ्रेंड्स फिर माइनॉरिटी में हो गए, तो माइनॉरिटी में कौन हो गए, माइनॉरिटी में हो गए नॉन वेजिटेरियंस। हमसे यही पूछ रहा था कि माइनॉरिटी में कौन हुए, माइनॉरिटी में हो गए आपके नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है ना। तो हमारे को इनका भी रिस्पेक्ट करना है। अगर कभी कभी नॉन वेजिटेरियंस बनाना है तो इन लोगों के लिए सेपरेटली बना सकते हैं, हाँ, बट हम वेजिटेरियंस वालों को फोर्स नहीं करेंगे कि भाई आप लोग नॉन वेज खाइए, और ना ही नॉन वेज वालों को फोर्स करेंगे कि भाई आप सिर्फ वेज ही खाइए, ठीक है ना। अगर वो खाना चाहते हैं तो वो खा सकते हैं, ये उनकी विल है, ये उनका अधिकार है। लास्ट है डी पॉइंट, इन अ क्लास 50 स्टूडेंट 40 ऑफ आर वेल ऑफ फैमिलीज। वेल ऑफ फैमिलीज का मतलब होता है 40 अच्छी फैमिली से हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जबकि 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आपकी एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग उनके साथ भी वो सेम बिहेवियर करेंगे जो कि आप बाकी लोगों के साथ करते हैं, क्योंकि अगर फ्रेंड्स उन 10 लोगों के साथ, जैसे मान लीजिए आपके जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर कहीं भी कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना
चाहिए। ठीक है जी। तो इन्हीं चीज़ों को फ्रेंड्स हम ध्यान में रखते हैं। एक हमारे को ये लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक हमारा, उसके बाद हमारा एक उसके बाद 6 क्वेश्चन भी है, तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, बट ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्चुअली एक वीडियो में भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। In the column on the left, list some of the key features of the Indian Constitution. In the other column, write 2 sentences in your own words. Why do you think this feature is important? कि भाई फेडरलिज्म क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो बेसिकली इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भाई फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि फ्रेंड्स इंडिया एक लार्ज कंट्री है जिसको हमने बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है ना। और स्टेट लेवल पर, पंचायत लेवल पर चीज़ें गवर्न होती है और काफ़ी सारी चीज़ें सेंट्रल लेवल पर गवर्न होती है। ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है सेपरेट करी जाती हैं पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ऑफ जुडिशरी। ठीक है ना। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये आपको पता होगा 3 पिलर्स हैं हमारे। तो कोई भी किसी की अथॉरिटी में एंटर नहीं कर सकता है। जुडिशरी अपना रोल इंडिपेंडेंटली प्ले करेगा, एग्जीक्यूटिव अलग अलग करेगा और लेजिस्लेचर अलग करेगा। इन सब के क्या क्या काम होते हैं ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स फ्रेंड्स वो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आपके एब्सोल्यूट राइट्स हैं। ठीक है ना। और पार्लियामेंट्री में क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या मतलब होता है, इलेक्टिव जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपका रोल प्ले करते हैं। अब इसी के साथ फ्रेंड्स आपको मैप दे रखा है। ये बहुत सिंपल है कि आप लोग बताएंगे कि जैसे मान लीजिए इंडियन स्टेट्स है, कहता है कि जो बांग्लादेश है वो आपकी कितनी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब ये आपको बांग्लादेश दिख रहा है, तो बांग्लादेश किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है फ्रेंड्स। तो सबसे पहली स्टेट्स हो गई आपकी वेस्ट बंगाल। ठीक है। उसके बाद हो गई आपकी दूसरी असम। ठीक है। उसके बाद हो गया आपका मेघालय। ठीक है ना। यहाँ पर आपको छोटा सा एक मेघालय दिख रहा है। उसके बाद आपको छोटा सा एक त्रिपुरा है, वो आई थिंक ये है यहाँ पर त्रिपुरा। ठीक है ना। वो भी इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रखा है। और 5 है हमारा मिजोरम। तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखा दिया, बाकी भूटान और नेपाल का आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ भूटान कहाँ पर है। भूटान ये रहा। और नेपाल कहाँ पर है, नेपाल जहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी वो हमारा ये रहा। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम जब अब सेकंड चैप्टर में मिलेंगे हम डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड किसको करेंगे, सेक्युलरिज्म को हम अंडरस्टैंड करके चलेंगे। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको नॉलेज भी मिली होगी। ठीक है ना। एक मेरे से रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। और क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करेंगे उतनी ही नॉलेज भी आपकी इंक्रीज़ होगी। और आप लोग अगर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में अपने बता सकते हैं अपने व्यूज़ को, कैसा आपको ये वीडियो लगा। ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।